क्योंकि पुतिन ने जल्द से जल्द ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए उर्गान, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियार बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंचाने शुरू कर दिए हैं, जिनके ताबड़तोड़ हमलों ने डॉनबास के कई इलाकों में यूक्रेन की सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। मतलब यूक्रेन को कमजोर होता देख रूस अब वहां के अलग अलग इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन में अपना बड़ा और असली ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और इसी ने अमेरिका और नेटो देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खुद अमेरिका का मानना है कि अगर यूक्रेन को जल्द से जल्द आधुनिक हथियार नहीं दिए गए तो उसके लिए ज्यादा दिनों तक पुतिन की सेना का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शुरुआत में यूक्रेन को सीधे अपने घातक हथियार देने से हिचक रहे अमेरिका ने भी अब अपना सबसे आधुनिक हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम वहां भेजने का ऐलान कर दिया। शुरू में पश्चिमी देश और अमेरिका अपने हथियार देने से इसलिए भी हिचक रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अगर उनके हथियार रूसी सेना के कब्जे में आ गए तो उनकी तकनीक भी पुतिन के कब्जे में चली जाएगी। असल में लंबी दूरी तक मार करने वाला हिमार्स एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है, वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने टारगेट पर कहर बनकर टूटती हैं। माना जा रहा है कि इस जंग में ये हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन का तुरुप का इक्का साबित होगा और अगर यूक्रेन डॉनबास की जंग में हिमार्स को उतारता है तो अमेरिका का ये ताकतवर हथियार उसके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से तबाह करने की ताकत रखता है। और अमेरिका को उम्मीद है कि इसकी मदद से डॉनबास में पिछड़ रही यूक्रेन की सेना एक बार फिर रूस को वहां से खदेड़ पाएगी, जो इस वक्त यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी भी है। क्योंकि जंग का चौथा महीना शुरू होने के बाद रूस ने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। मतलब उसने जिस मकसद से यूक्रेन पर हमला किया वो अब पूरा होता दिख रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े हथियार डिपो उड़ाकर उसे कमजोर कर दिया है, साथ ही उसने काला सागर में नाकेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। और अब अगर रूस यूक्रेन का पोलैंड से कनेक्शन काटने में कामयाब हो गया तो यूक्रेन के पास अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से हथियारों के आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जो इस युद्ध का अंत हो सकता है। इसलिए अमेरिका और नेटो देश जल्द से जल्द अपने घातक हथियार यूक्रेन तक पहुंचाने में जुट गए हैं। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने एक अपने मास्टर प्लान को जमीन पर उतार दिया। उसने चीन तक एक पुल तैयार कर लिया जिस पर दोनों देशों से ट्रकों का आना जाना शुरू हो गया, जिसके उद्घाटन में चीन और रूस दोनों देशों के अधिकारी शामिल हुए। और जैसे ही उसे शुरू करने का ऐलान हुआ वहां जबरदस्त आतिशबाजी होने लगी, जिसके बाद एक तरफ से रूस के नीले ट्रक चले तो दूसरी तरफ से सजे धजे लाल रंग के ट्रक चीन की तरफ से भी आगे बढ़ते नजर आए। रूस के लिहाज से ये पुल इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 3 महीनों से जारी जंग ने उसे आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान इस पुल के खुल जाने से रूस को बड़ी राहत मिली, क्योंकि पाबंदियों की मार से उसके कारोबार को करारा झटका लगा था। रूस के सरकारी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पुल उसके देश के लिए सौगात साबित होगा, जिसकी शुरुआत से पहले ही करीब 1 बिलियन रूबल यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 2000 करोड़ रुपए के सौदे दोनों देशों के बीच हो चुके हैं। इस पुल के उद्घाटन के दौरान दोनों देशों के कई लोग भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। वहीं पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी नौसेना के कई युद्धपोत समंदर का सीना चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान दुश्मन को टारगेट कर जंगी जहाज से ताबड़तोड़ गोले भी दागे गए। इस ड्रिल के दौरान रूसी सेना के बम बरसाने वाले विमान और कई लड़ाकू विमान भी प्रशांत महासागर की ओर उड़ान भरते नजर आए। और जैसे ही ये विमान सैन्य अभ्यास वाली जगह पहुंचे, उन्होंने वहां बम गिराने शुरू कर दिए। रूस की ओर से जानकारी दी गई कि इस ड्रिल में 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 विमान इस अभ्यास में शामिल हुए और ड्रिल के दौरान हमले के 300 से ज्यादा तरीकों को परखा गया, जिनमें 170 में असली हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
रूस ने ये ड्रिल ऐसे वक्त में की जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कई घातक मिसाइलें भी दागी गई थी। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को ये चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज USS हैरी एस ट्रूमन को उतार दिया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भर और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। उस वक्त ये दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रूस ने प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास कर एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। उधर रूस की छेड़ी जंग के बीच यूक्रेन के पड़ोसी देशों के आसमान से एक रहस्यमय विमान मंडराता नजर आया, जिसने यूरोप से लेकर अमेरिका समेत नेटो तक में हड़कंप मचा दिया है। 2 दिन पहले वो मिस्ट्री प्लेन नेटो देशों समेत कुल 6 देशों की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, वो भी बिना इजाजत। जिसके बाद पूर्वी यूरोप के इन सभी देशों की एयरफोर्स अलर्ट हो गई। उस 2 सीटर प्लेन के पायलट को रेडियो मैसेज भेजे गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और धड़ल्ले से उड़ता रहा। बताया गया कि विमान ने रूस के पड़ोसी देश लिथुआनिया से सफर शुरू किया था। वहां से वो पोलैंड की सीमा में घुसा, वहां से स्लोवाकिया पहुंचा, फिर हंगरी के आसमान में उड़ता नजर आया। इसके बाद हवाई जहाज ने सर्बिया में भी एंट्री मारी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो रोमानिया और फिर उसके पड़ोसी देश बल्गेरिया में पहुंच गया। विमान को देखकर हंगरी और रोमानिया ने अपने फाइटर जेट उसके पीछे छोड़ दिए। लड़ाकू विमानों ने तब तक हवाई जहाज का पीछा किया जब तक वो बल्गेरिया में नहीं घुस गया। यानी एक विमान 6 देशों के ऊपर से बेरोक-टोक गुजरता रहा, ना ही उसे कोई रोक पाया और ना ही उसका रहस्य सुलझ पाया। बताया गया कि बल्गेरिया में एक जगह विमान ईंधन भरवाने के लिए रुका भी था, लेकिन वो फिर सफर पर निकल पड़ा और आखिरकार बल्गेरिया के एक पुराने एयरफील्ड के रनवे पर लावारिस मिला। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो प्लेन का इंजन गर्म था, मतलब विमान कुछ देर पहले ही रुका था, लेकिन उसे उड़ा रहा पायलट और उसके साथ सवार दूसरा शख्स गायब था। अब तक पता नहीं चला कि हवाई जहाज में सवार दोनों शख्स कहां गए। इस बीच नेटो की सदस्यता पर बाल्टिक देशों में छिड़ी बहस के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। पता चला कि पुतिन की एक धमकी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के होश उड़ा दिया और वो स्वीडन में एक शाही डिनर करने वाले थे, लेकिन पुतिन की धमकी मिलते ही बिना डिनर किए वापसी की तरफ चल पड़े। जबकि पुतिन ने ना तो जंग का ऐलान किया, ना हमले की घोषणा की और ना ही सीधा फिनलैंड के राष्ट्रपति को कोई फोन ही किया। फिर भी वो इस कदर घबरा गए कि पहले से तय अपना कार्यक्रम छोड़ने का फैसला कर लिया। स्वीडन के किंग के साथ डिनर रद्द करने की घटना अचानक हुई, इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन की सीधी चेतावनी से फिनलैंड बुरी तरह घबरा गया। दावा ये है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति उस वक्त स्वीडन में अपनी पत्नी के साथ थे जब पुतिन एक टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। टीवी इंटरव्यू में वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। ऐसे जवाब दिए कि पुतिन के दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मविश्वास से भरे पुतिन ने खुद की तुलना पीटर द ग्रेट से कर दी। पीटर द ग्रेट की 350वीं वर्षगांठ पर रूस ने उनकी सोच की खूब तारीफ की। पीटर द ग्रेट रूस के पहले शासक थे जिन्होंने रूस के साम्राज्य का विस्तार भी किया और उसकी दिशा भी तय की थी। वो 1682 से 1725 तक रूस के शासक रहे थे। हालांकि उनके बहुत सारे फैसलों पर इतिहास में विवाद भी होते रहे, लेकिन उनकी पहचान रूस के पहले और एक क्रांतिकारी शासक के तौर पर होती है। और उनसे अपनी तुलना करते ही पुतिन ने दुनिया को साफ संकेत दे दिया कि वो यूक्रेन पर रुकने वाले नहीं हैं। ऊपर से एक और वजह रही फिनलैंड के राष्ट्रपति के डरने की। ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि बाल्टिक सागर में रूस की फौज का एक ऐसा अभ्यास भी है जो पहले से बाल्टिक देशों को डरा रहा है। ऊपर से पुतिन के कुछ बयान ऐसे भी थे जिन्होंने नेताओं की नींद उड़ा दी। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने साफ कहा कि रूस किसी की जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहता, बल्कि अपनी खुद की जमीन वापस करना चाहता है। रूस ने ये भी कहा कि एक बड़े देश के चारों तरफ बेड़ा बना देना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। साफ है कि पुतिन की चेतावनी नेटो के लिए थी, जो रूस के पड़ोसी देशों को सदस्य बनाने के अभियान में जुटा है।
पुतिन ने पड़ोसियों को इतना सख्त इशारा दिया कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ स्वीडन में शाही डिनर छोड़कर सीधा अपने देश पहुंच गए। वहीं फिनलैंड के अंदर अपने पड़ोसी रूस के हमले का डर इतना घर कर गया कि वो रूस से लगने वाले अपने बॉर्डर पर बैरियर लगाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे तो फिनलैंड पिछले महीने ही नेटो में शामिल होने की अर्जी दे चुका है, लेकिन तुर्की ने उसकी सदस्यता पर अड़ंगा लगा दिया है। अब नेटो में फिनलैंड की एंट्री जब भी हो, उससे पहले उसने खुद ही रूस से निपटने की तैयारी तेज कर दी है, ताकि अब नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही रूस फिनलैंड पर धावा बोल दे, तो फिनलैंड की कुछ तो तैयारी हो। फिनलैंड का रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है और फिनलैंड वो देश है जिसका रूस से कई युद्ध लड़ने का इतिहास रहा है। बल्कि रूस फिनलैंड पर राज भी कर चुका है, वो भी 108 साल तक। तब जाकर 1917 में फिनलैंड को आजादी मिली थी और फिर फिनलैंड को खतरा रूस के सिर्फ सीधे हमले का ही नहीं है, बल्कि फिनलैंड को खौफ ये भी है कि कहीं उस पर नेटो और अमेरिका से दूर रहने का दबाव बनाने के लिए रूस शरणार्थियों का जत्था उसकी सीमा पर लाकर न छोड़ दे। क्योंकि पिछले साल रूस के दोस्त बेलारूस ने भी यही पैंतरा अपनाया था और पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका से उसके यहाँ पहुंचे शरणार्थियों को पोलैंड के बॉर्डर पर छोड़ दिया था। ऐसे में अगर रूस ने भी फिनलैंड के साथ वही किया तो उसकी शामत आ जाएगी, क्योंकि अभी क्या है कि फिनलैंड और रूस के जंगल से घिरे लंबे बॉर्डर जोन में ज्यादातर जगह पर महज कुछ साइन और प्लास्टिक लाइन से ही मार्किंग है। ऐसे में लोगों के लिए बॉर्डर पार करके फिनलैंड पहुंचना बेहद आसान है। इसलिए फिनलैंड रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर बैरियर बनाने की तैयारी में है। हालांकि इसके लिए उसे अपने सीमा कानून में संशोधन करना होगा, लेकिन अगर कानून में संशोधन हो गया तो फिनलैंड बॉर्डर पर बैरियर और नई सड़कें बना सकेगा, जिससे उसे पेट्रोलिंग करने में मदद मिलेगी।